गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं हार्दिक अभिनंदन है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ने वाले आज मालवा का परमार वंश, मालवा की परमार वंश। मालवा की परमार वंश। क्या जानते हैं मालवा के परमार वंश के बारे में? बताएं एक आध बात कोई। क्या जानते हैं मालवा के परमार वंश के बारे में? हाँ, ये राजपूत थे और इनकी इस वंश की स्थापना उपेंद्र राज ने की थी। उपेंद्र राज। हाँ। और इसकी राजधानी प्रिय धार। थी। बहुत बढ़िया, आप बोलो। सर, राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने प्रतिहारों से मालवा जीतकर उपेंद्र कृष्ण राज को दिया। गुड, गोविंद तृतीय, ये नाम बहुत अच्छा बताया आपने, गोविंद तृतीय। और ये भी कौन थे? राष्ट्रकूट नरेश। किससे मालवा जीता था इन्होंने? प्रतिहारों से, प्रतिहारों से। और किसको दिया था? परिहार। परमार, परिहार कौन? परमार। और क्या नाम है उसका? उपेंद्र। और लगभग घटना ये 800 ईस्वी के आसपास, 801 802। तो यहां 2-3 प्रश्न हमारे बन गए, तैयार हो गए। सबसे पहले कि परमार कौन थे? मालवा के परमार कौन थे? तो राष्ट्रकूटों के सामंत। पहला क्वेश्चन हो गया, राष्ट्रकूटों के सामंत थे। किसने दिया था इन्हें? जो मालवा का जो सूबेदार नियुक्त किया था, सामंत नियुक्त किया था, किसने? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों के शासक का नाम क्या? गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय। और किससे छीन कर दिया था? गुज्जर प्रतिहारों से। तो कहीं कहीं ये क्वेश्चन में मिलता है कि वो राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के सामंत थे, कहीं ये भी मिलेगा, लेकिन एकदम क्लियर कट कि राष्ट्रकूटों के सामंत थे, राष्ट्रकूटों के अधीन वो शासन कर रहे थे। किस शताब्दी ईस्वी में? तो 9वीं शताब्दी ईस्वी में, क्योंकि 800 पूरे हो गए, 801 802 803, तो 9वीं शताब्दी में इनकी शुरुआत हुई थी। 9वीं शताब्दी में ये जो उपेंद्र कृष्ण राज है, ये 800 से 818 ईस्वी के लगभग ये सामंत रहा है, स्वतंत्र शासक नहीं था। इससे कहीं पर उपेंद्र राज भी नाम मिलेगा, कहीं उपेंद्र कृष्ण राज भी नाम मिलेगा, कहीं से भी कृष्ण राज भी नाम मिल सकता है। अब हम और पहले टटोले और पहले टटोले तो फिर कहां मिलेंगे? ये कहां मिलेंगे? इनका संबंध जो है प्राचीन राजाओं से माना जाता है। और प्राचीन राजाओं में कौन है मालूम है आप लोगों को? प्राचीन राजाओं में है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य अपन ने पढ़ा, उज्जैन के किसी राजा ने, उज्जैन के किसी राजा ने 58 ईसा पूर्व किसको पराजित किया था? शकों को पराजित किया था। और उसके उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रम संवत जो है, विक्रमादित्य तो था ही, विक्रम संवत इसने प्रारंभ किया था। तो ये उस प्राचीन वंश से संबंधित थे, विक्रमादित्य के वंश से संबंधित थे। यदि पूछ लिया जाए इसका प्रारंभिक स्थान क्या था, अब जैसे आपने बता दिया धारा नगरी इनकी राजधानी थी, ये तो भोज परमार के समय की थी। उपेंद्र की बात करें तो इस समय जो शुरुआत हुई थी, ये मूल निवासी कहाँ के थे या प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी इनकी? उज्जैन। तो क्लियर हो गया। 2-3 बातें अपन ने कि परमार कौन थे? तो राष्ट्रकूटों के सामंत थे, जो प्रारंभिक उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के
वंशज थे ये, और ये मूल निवासी जो थे वो उज्जैन के या उज्जैन के आसपास के थे। ठीक, ऐतिहासिक स्रोत पता चल गए। अब हम बात करेंगे जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत तो वही दो तरीके से बांटेंगे हम, अभिलेखीय, अभिलेख, और दूसरा है साहित्यिक। दूसरा है साहित्यिक, एक अभिलेख और दूसरा साहित्यिक। तो अभिलेख में यदि हम देखें तो ये हर्षिल अभिलेख, हर्षिल अभिलेख मध्य प्रदेश पीएससी के लिए कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अब ये क्वेश्चन मालवा का परमार वंश, ऐसा कोई साल नहीं बीता जब इसमें से कोई क्वेश्चन न पूछा, और अब तो मध्य प्रदेश का वेटेज ज्यादा बढ़ गया तो और ज्यादा संभावनाएं बन गई, तो एक न एक क्वेश्चन यहां से उठे गए। तो हर्षिल अभिलेख ये सियक द्वितीय, सियक द्वितीय का किससे संबंधित है? ये सियक द्वितीय, परमारों से संबंधित है, लेकिन परमार शासक सियक द्वितीय से संबंधित है। फिर है भोज का अभिलेख, भोज का अभिलेख, भोज का नहीं बोलेंगे इसे, भोज के अभिलेख। कितने अभिलेख मिले हैं इसके? 11 अभिलेख मिले हैं राजा भोज के। राजा भोज के कितने अभिलेख मिले हैं? 11। और इसमें से प्रमुख है धार, धार अभिलेख, बेटमा अभिलेख, बेटमा अभिलेख, और एक है बांसवाड़ा अभिलेख। बांसवाड़ा अभिलेख, बांसवाड़ा अभिलेख, भोजपुर अभिलेख, ऐसे इनके भोज के लगभग कितने अभिलेख मिले हैं? 11। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, भोज के कितने अभिलेख मिले हैं? 11। सब मध्य प्रदेश में है। ये बांसवाड़ा अभिलेख राजस्थान में, बांसवाड़ा अभिलेख राजस्थान में है। इसके अलावा मुंज का उज्जैन अभिलेख, मुंज, मुंज का उज्जैन अभिलेख, मुंज का उज्जैन अभिलेख। नागपुर प्रशस्ति, नागपुर प्रशस्ति ये लक्ष्मण देव की है, लक्ष्मण देव की नागपुर प्रशस्ति। उदयपुर प्रशस्ति, उदयपुर, उदयपुर प्रशस्ति ये उदयादित्य की है, उदयादित्य की है। उदयपुर प्रशस्ति कहाँ पर होगी? राजस्थान में। नहीं जी, इसलिए तो क्वेश्चन पूछा मैंने, इसलिए बोलता हूँ सरल क्वेश्चन में गलती की संभावना ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश के उदयगिरी में, तो उदयपुर प्रशस्ति के, उदयगिरी कहाँ पर? विदिशा। कहाँ पर है ये? विदिशा में। उदयपुर प्रशस्ति किसके? ये उदयादित्य की, उदयादित्य की है। क्लियर हो गया? तो ये अभिलेखीय साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य। तो हर्षिल अभिलेख सियक द्वितीय का है, भोज के अभिलेख, धार अभिलेख, बेटमा अभिलेख, बांसवाड़ा अभिलेख, भोजपुर अभिलेख, मुंज का उज्जैन अभिलेख। मुंज जो है बड़ा महत्वपूर्ण शासक, पहले भी अपन ने इसको पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे अपन वागपति मुंज को। नागपुर प्रशस्ति जो लक्ष्मण देव की है, उदयपुर प्रशस्ति जो कि उदयादित्य की है। अब साहित्यिक अभिलेख पढ़ लेते हैं। साहित्यिक अभिलेख तो बहुत सारे हैं और
अपन तुरंत ही पढ़ते जाएंगे, लेकिन 2-3 बातें हम यहाँ पहले ही नोट कर लेते हैं। तो एक है 9 सहसांक चरित, 9 सहसांक चरित, 9 सहसांक चरित। कोई बता सकता है कि किसने लिखा है? पद्मगुप्त, 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 पद्मगुप्त। फिर है एक, इनके दरबार में रहते थे धनिक, धनिक की रचना है, धनिक की रचना भी लिखेंगे। पहले अपन लिखते हैं धनपाल की रचना, तिलक मंजरी, तिलक मंजरी, धनपाल की रचना है तिलक मंजरी। और मेरुतुंग, ये नाम बहुत सुना होगा, मेरुतुंग कृत क्या है? हाँ, आप प्रबंध चिंतामणि, जैन ग्रंथ है ये, जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि। धनिक, धनंजय, इन सबकी रचनाएं पढ़ेंगे, लेकिन हम वो वंशावली के समय ही पढ़ लेंगे, जब राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे तो ही पढ़ेंगे। अब उत्पत्ति कैसे हुई इनकी, कौन थे ये तो पढ़ लिया। अब उत्पत्ति के संबंध में क्या है इनका, उत्पत्ति के संबंध में है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से हुई है, अग्निकुंड से हुई है, अग्निकुंड से। एक तो ये है। दूसरा, उज्जैन के महान शासक विक्रमादित्य के वंशज थे, उज्जैन के महान शासक विक्रमादित्य के वंशज। और इनकी जो कुलदेवी है वो है हरिसिद्धि देवी, हरिसिद्धि देवी, हरसिद्धि देवी। मंदिर कहां पर है इसका? उज्जैन में है, हरसिद्धि देवी, हरसिद्धि देवी। अब हम राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं। ये बात समझ में आई। गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने प्रतिहारों से मालवा जीता और उपेंद्र को वहां का सामंत नियुक्त किया था। राजनीतिक इतिहास में हम शुरुआत करेंगे किससे? उपेंद्र राज या कृष्ण राज से। उपेंद्र राज या कृष्ण राज, इनका शासनकाल 800 ईस्वी से 814 ईस्वी के, सॉरी 818 ईस्वी के बीच, 818 ईस्वी के बीच। किसका सामंत है ये? राष्ट्रकूटों का सामंत। प्रारंभिक राजधानी क्या है इनकी? उज्जैन। प्रारंभिक राजधानी क्या है इनकी? उज्जैन। लेकिन हमेशा डर, क्योंकि अभी शुरुआत में तो राष्ट्रकूट विजय हो रहे हैं। कहां पर? कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। और अंतिम रूप से विजय किसकी होगी? प्रतिहारों की होगी। तो हमेशा डर रहेगा उज्जैन छीने जाने का, क्योंकि उन्होंने जीत कर तो दे दिया और चले गए दक्षिण में। अब इन्हें हमेशा डर है कि कभी भी ये हमसे छीन सकता है, तो संघर्ष तो होगा, संघर्ष तो होगा। उदयपुर प्रशस्ति में, उदयपुर प्रशस्ति में इनके लिए एक शब्द आया है, बड़ा अच्छा शब्द, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये शब्द है द्विज वर्ग रत्न। द्विज वर्ग रत्न की संख्या। क्या शब्द आया है इनके लिए? उपेंद्र राज या कृष्ण राज के लिए द्विज वर्ग रत्न। इनके दरबार में
सबके दरबार में कवि रहते हैं, इनके दरबार में कवियत्री रहते थे और उस कवियत्री का नाम था सीता। सीता नामक कवियत्री इनके दरबार में रहती थी। मालवा का प्रभार इनको किसने दिया था? राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय। क्लियर एकदम यहाँ तक। अब इसके बाद में जैसे इसने शासन किया, ऐसे 2-3 और शासकों ने शासन किया। एक बैरी सिंह प्रथम, सियक प्रथम, वाकपति प्रथम। ये अलग अलग मतलब सामंतों के रूप में शासन करते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं, कोई स्वतंत्रता की घोषणा नहीं। भारतीय इतिहास में इनका कोई बड़ा योगदान नहीं, कहीं इनका नाम मिलेगा भी नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण शासक मिलेगा वो है वाकपति प्रथम। वाकपति प्रथम के बाद बैर सिंह द्वितीय, ये महत्वपूर्ण शासक मिलेगा और इसका इतिहास में भी योगदान है। धारा को राजधानी किसने बनाया? धारा नगरी को राजधानी किसने बनाया? राजा भोज ने बनाया। लेकिन जैसे अपन गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे जैसे बड़ा करते जाते हैं उसको, और छोटी छोटी चीजें हमें दिखते जाते हैं। जैसे हम पूरा बैतूल देखेंगे तो इतना सा बिंदु, फिर ऐसा देखेंगे तो फिर 4 बिंदु, गंज अलग दिखेगा, कोठी बाजार अलग दिखेगा, सदर अलग दिखेगा, टिकारी अलग दिखेगा। फिर हम और बड़ा करते हैं तो गंज में ही देखो तो ढेर सारी चीजें दिखना शुरू हो जाएगी। कोठी बाजार को देखते हैं तो ये भी अपना सार्थक महल के आसपास का एरिया भी उसमें दिखने लग जाए। तो ऐसे इसको बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तब हमें पता चलता है कि धारा नगरी को राजधानी जो है सबसे पहले किसने बनाया था? बैर सिंह द्वितीय ने बनाया। बैर सिंह द्वितीय ने सबसे पहले धार को अपनी राजधानी बनाया था। और क्यों बनाया था इसका कारण भी है। जो राष्ट्रकूट नरेश है, इंद्र तृतीय, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, इंद्र तृतीय, और प्रतिहार नरेशों में नाम है महिपाल। एक प्रतिहार नरेश महिपाल, और राष्ट्रकूट नरेश कौन है? राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय। अब ये पता है इंद्र तृतीय को कि मालवा तो हमारा था। किसका था? मालवा किसका था? नहीं, प्रतिहार नरेश महिपाल को पता था कि मालवा तो हमारा था, और राष्ट्रकूटों ने हमसे छीनकर किसको दे दिया? परमाणु को दे दिया, और ये वहां पे शासन कर रहे हैं। तो इनकी नजर हमेशा बनी रहती थी उसके ऊपर, बनी रहती थी। तो महिपाल ने क्या किया? ये सियक प्रथम के समय में मालवा से इनको खदेड़ दिया, उज्जैन से खदेड़ दिया परमाणु को, और ये कहां चले गए? इधर उधर भटक रहे थे। और फिर ये जो सियक द्वितीय है, इसने धार को अपनी राजधानी बनाया और वापस उज्जैन भी प्राप्त किया। इसलिए ये महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि बाद में युद्ध हुआ, राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय और बैर सिंह द्वितीय, इसकी संयुक्त सेना ने इसको महिपाल को पराजित करके पुनः जो है वो उज्जैन उनसे प्राप्त किया था। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने तो उज्जैन को खो दिया था।
इसने धार को अपनी राजधानी बनाया, फिर से सैन्य संगठन किया और वापस अपना खोया हुआ राज्य भी प्राप्त किया। अब ये कहानी हमें कहाँ मिलेगी? ये कहानी मिलती है हमें उदयपुर प्रशस्ति। लिखेंगे इसमें बैर सिंह द्वितीय के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। उदयपुर प्रशस्ति विदिशा के अनुसार तलवार के दम पर सिद्ध कर दिया कि धारा नगरी उसकी है। धारा नगरी उसकी है, ये लिखा हुआ है उसके लिए। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वास्तव में हर आदमी कंफ्यूज हो जाएगा और क्या उत्तर लिख के आएगा? भोज, राजा भोज। लेकिन ये किसका कथन है, किसके लिए लिखा गया है? ये बैर सिंह द्वितीय के लिए लिखा है, बैर सिंह द्वितीय के लिए लिखा गया है। अब हम बात करेंगे सियक द्वितीय, इसके बाद में सियक द्वितीय और इसका शासनकाल है 948 से 974 ईस्वी। 948 से 974 ईस्वी के बीच में सियक द्वितीय। इसे श्री हर्ष परमार के नाम से जाना जाता है। श्री हर्ष परमार के नाम से जाना जाता है। श्री हर्ष परमार के नाम से जाना जाता है। ये वास्तविक संस्थापक प्रतापी व शक्तिशाली शासक अब वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले ये यहाँ पे आपने बताया ना कि जो लास्ट वाला शासक था वो और राष्ट्रकूट नरेश तृतीय मतलब इंद्र तृतीय ने संयुक्त सेना से उसको पराजित किया, मतलब अभी भी उसके सामंत थे वो। हाँ, लेकिन अब नहीं। अब इन्होंने सबसे पहले, अब हमें तो राष्ट्रकूटों से मुक्ति चाहिए, प्रतिहारों से नहीं। तो सबसे पहले इसने इंद्र तृतीय के समय में संघर्ष किया, पर तब वो जीत नहीं पाया। राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय के समय में संघर्ष किया उसने, लेकिन तब वो जीत नहीं पाया, पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। लेकिन जैसे इंद्र तृतीय की मृत्यु हुई और उसका उत्तराधिकारी बना खोटिक। इंद्र तृतीय, अपन तो यही पढ़ते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम नरेश कौन है? इंद्र तृतीय है। तो खोटिक को इसने पराजित करके राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी मान्यखेत, उस पर अधिकार कर लिया, उसको लूटा। तो इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि अब राष्ट्रकूटों की अधीनता से इन्होंने त्याग दिया, राष्ट्रकूटों का जो वर्चस्व था उसे खत्म कर दिया। लिखेंगे अंतिम राष्ट्रकूट नरेश खोटिक ये को पराजित किया, मान्यखेत को लूटा। और सियक द्वितीय की एक प्रशस्ति बताई थी मैंने, कौन सा अभिलेख बताया था शुरुआत में? देखो, हर्षिल अभिलेख के अनुसार, हर्षिल अभिलेख के अनुसार सियक द्वितीय ने खोटिक की लक्ष्मी का हरण कर लिया।
पोट्टिग की लक्ष्मी का हरण कर लिया। हरण कर लिया मतलब लूट लिया, कब्जा कर लिया उसके ऊपर। ठीक, क्लियर हो गया। अब इस वंश का सबसे प्रतापी शासक अभी तक का, इसके बाद में तो और भी आएंगे, वाकपति मुंज। वाकपति मुंज, इसकी भी एक कहानी है वाकपति मुंज की। क्या कहानी है? नाम क्या है आपका? संजय। ठीक, इसकी एक कहानी है। मुंज का मतलब क्या है? आस्था को पता होगा, आपके भैंसदेही में भी तो बोलते हैं। मुंज यानी होता है घास। मुंज यानी क्या होता है? घास। मुंज यानी क्या होता है? घास। एक्चुअली क्या है, ये सियब द्वितीय राजा बना, विवाह हुए, एक से अधिक के होंगे, लेकिन इसका कोई भी पुत्र नहीं था। पुत्र नहीं था। विवाह होने के बहुत दिन बाद तक इनका कोई पुत्र नहीं था। एक दिन इनको ऐसा, अब ये कहानी है, कहानी बता रहा हूं मैं, तो ऐसा बोला जाता है कि घास पर एक पुत्र मिला इनको, छोटा बच्चा मिला। उसने उसका नाम क्या रखा? वाकपति। और चूंकि वो घास पे मिला था इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? वाकपति मुंज। वाकपति मुंज। इसका दत्तक पुत्र था, स्वयं का पुत्र था क्या? नहीं। लेकिन चूंकि उसका दूसरा कोई पुत्र भी नहीं था, तो उसने उसी का लालन पालन अपने पुत्र की तरह किया और एक घोषणा कर दी कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वाकपति होगा। मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो वाकपति होगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अच्छे कर्मों का हिसाब किताब तो होता है। और बहुत दिनों के बाद में उसके घर में एक पुत्र भी हुआ। लेकिन यही भारतीय संस्कृति की परंपरा है, प्राण जाए पर वचन जाए। तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? वाकपति मुंज को ही बनाया। ठीक, उसका जो दूसरा पुत्र है उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन, वो भी शासक बनेगा, लेकिन वाकपति मुंज के बाद। वाकपति मुंज के बाद। ठीक, अब पढ़ते हैं वाकपति मुंज। वाकपति मुंज, इसका शासन काल है 972 ईस्वी से 994 ईस्वी तक। 994 ईस्वी तक। 972 ईस्वी से 994 ईस्वी तक। देखो अब यहाँ पे 974 दिख रहा है या 972। चूंकि उसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, तो ये मृत्यु का समय है उसका और ये इसके शासक बनने का समय। ठीक है, तो ये हो सकता है कि अपनी मृत्यु के 1-2 साल पहले उसने वाकपति मुंज के हाथ में शासन सत्ता सौंप दी हो। क्योंकि हम जो साक्ष्य मिले उसके अनुसार पढ़ रहे हैं, तो उसमें यही मिल रहा है 972 से 994 ईस्वी तक। सियक द्वितीय का दत्तक पुत्र। सियक द्वितीय का दत्तक पुत्र। सियक द्वितीय का दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र, दत्तक यानी क्या? गोद लिया हुआ पुत्र। क्या बात, बड़ा अच्छा पता है आप लोगों को। जब हम पढ़ते थे महारानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र दामोदर राव, है वही नाम था ना, दामोदर। तो हमें समझ में ही नहीं आता था, तो जो माँ साहब थे वो यही पूछते थे दत्तक यानी क्या होता है, नहीं पता, पढ़ती थी अच्छे से। तो सियक द्वितीय का एक दत्तक पुत्र, यह उत्पल राज के नाम से प्रसिद्ध है। उत्पल राज के नाम से प्रसिद्ध। उत्पल राज के नाम से प्रसिद्ध। और इसी के समय में परमाणु की स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। परमाणु की स्वर्णिम युग की
शुरुआत हुई। इसका जो सियक द्वितीय के दो पुत्र पढ़ेंगे अपन। एक तो हो गया वाक्पति, ये कैसा था, दत्तक, और दूसरा था सिंधुराज, ये उसका जैविक पुत्र था सिंधुराज। वाक्पति के दो पुत्र, सिंधुराज के दो पुत्र, सियक द्वितीय के दो पुत्र, एक जो उसका दत्तक पुत्र था वाक्पति मुंज, और उसका जो जैविक पुत्र था वो है सिंधुराज। लेकिन उसने चूंकि घोषणा कर दी थी कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वाक्पति मुंज होगा, तो इसलिए उसने वाक्पति मुंज को अपने जीवित रहते हुए शासक बना दिया था। अब यहां इसके सैन्य अभियान देखिए, सैन्य अभियान। ये जो शासक है, कल परसों नरसों हर दिन अपन पढ़ते हैं कि जो भी महान शासक होता है वो दोनों तरीके से महान बनता है। एक सिर्फ सैनिक रूप से कोई काम कर रहा तो वो उतना महान नहीं बनता, दोनों तरीके से। तो इसने एक तो साहित्यिक क्षेत्र में भी या विद्वानों को भी आश्रय दिया, और दूसरा सैन्य अभियानों के लिए भी प्रसिद्ध था। तो पहला अभियान जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे सबके बाद में पढ़ना चाहिए वैसे, लेकिन पहले पढ़ते हैं अपन। कल्याणी के चालुक्य, क्या नाम था आस्था, शासक तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय। ये अपना विस्तार करना चाह रहा था तैलप द्वितीय, और ये गोदावरी नदी के नीचे शासन करते थे, और ये नर्मदा नदी के ऊपर में शासन करते थे। तो वो जो है वो बार बार आक्रमण किया उसने, 6 बार उसे युद्ध में पराजित किया। किसने, वाक्पति मुंज ने। और हर जीत जो है उसको कॉन्फिडेंस देती थी, किसको, वाक्पति मुंज को। और वो है कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति की तरह आता था, हार जाता था और भाग जाता था। तैलप द्वितीय, बड़ी कहानी है उसकी भी, एक सीरियल आया था तो बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है इसको, मैंने देखा था उसे, बड़े अच्छे से देखा था। तो तैलप द्वितीय 7वीं बार में इसने सोचा कि अब ये हमेशा के लिए खेल खत्म कर दिया जाए, और तैलप द्वितीय का एक मंत्री था रुद्रादित्य, रुद्रादित्य नाम याद रखना। तैलप द्वितीय का मंत्री, क्या नाम, रुद्रादित्य। वो क्या बोलता था उसे कि सब कुछ करना, नदी पार मत करना, गोदावरी नदी पार मत करना, क्योंकि उधर उनकी लंका है, फिर वहां किसी की नहीं चलती, उनके एरिया में जाकर हम उनसे लड़ नहीं सकते, इतने शक्तिशाली है वो। गोदावरी नदी के इधर तो हम उसे हजारों बार पराजित कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उधर हम जाकर उसे पराजित नहीं कर सकते, ऐसे समझाया था उसे। लेकिन अब चूंकि ये 6 बार जीत गया था, तो इनका कॉन्फिडेंस आसमान है बढ़ गया था, तो इसलिए अब जीतना जरूरी था। और ये गए, गोदावरी नदी पार की, इन्हें बंदी बना दिया, बहुत दिन तक बंदी बना के रखा। फिर ऐसा बोला जाता है कि वहीं पर उनकी हत्या भी कर दी गई। कौन सी नदी, गोदावरी। क्लियर हो गया। इसके बाद है कलचुरी शासक, कलचुरी शासक युवराज द्वितीय। कल पढ़ेंगे हम कलचुरी वंश। कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को पराजित किया। कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को पराजित किया। इंदौर के हुणों को या हुण मंडल को पराजित किया। इंदौर के हुणों या हुण मंडल को पराजित किया। मेवाड़ के शासक को पराजित किया। मेवाड़ के शासक को पराजित किया।
तो इतने सारे सैन्य अभियान, ये बड़े बड़े लिखे हमने, और भी होंगे। तो इस आधार पर तो ये बड़ा शासक था, लेकिन वहां फंस गया था, कल्याणी के चालुक्यों के साथ में ये फंस गया। इसके दरबार में यदि हम देखें तो विद्वानों का एक बड़ा समूह इनके पास में था, और यहां से एक क्वेश्चन उठ सकता है विद्वानों के समूह से। तो एक है पद्मगुप्त, पद्मगुप्त, इसे परिमल भी कहते हैं, पद्मगुप्त या परिमल भी कहते हैं। और इनकी रचना अभी अपन ने पढ़ी, कौन सी रचना थी? नव सहसांक चरित, नव सहसांक चरित। ये दोनों के समय में रहा है, वाक्पति मुंज के समय में भी रहा है और सिंधुराज के समय में भी रहा है पद्मगुप्त इनके दरबार में। तो दोनों में से किसी के भी समय में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। पद्मगुप्त या परिमल, और इनकी रचना कौन सी है? नव सहसांक चरित। एक है धनिक, धनिक, एक है धनंजय, हलायुध। ये क्वेश्चन बनते हैं, सब बड़े महत्वपूर्ण है। तो पद्मगुप्त की रचना कौन सी बताई मैंने? नव सहसांक चरित। धनिक, धनिक की रचना है यशो रूपावलोक, यशो रूपावलोक, यशो रूपावलोक। और धनंजय, धनंजय की रचना है दश रूपक, दश रूपक। धनंजय की रचना कौन सी है? दश रूपक। और हलायुध, हलायुध, ये क्वेश्चन बन जाता है, हलायुध किसके दरबार में थे? तो हलायुध की रचना है पिंगल सूत्र वृत्ति, पिंगल सूत्र वृत्ति, पिंगल सूत्र वृत्ति, पिंगल सूत्र वृत्ति। क्लियर हो गया? तो चार अपने पढ़े, पद्मगुप्त, परिमल, धनिक, धनंजय और हलायुध। तो ये विद्वान थे और इनकी रचना भी मिलती है। लेकिन दो और विद्वान थे जिनकी रचनाएं हमारे पास नहीं है, जिनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं है, लेकिन नाम बड़ा प्रसिद्ध है इनका, विष्णु और महासेन। कौन लोग? विष्णु और महासेन, विष्णु और महासेन, विष्णु और महासेन। क्लियर? हमने वाक्पति मुंज को पढ़ा। हाँ बोलो। सर इसके सेनापति का नाम? सेनापति का नाम रुद्रादित्य, रुद्रादित्य मंत्री थे सेनापति के। ठीक? तो 972 से 994 ईस्वी तक सियक द्वितीय का ये दत्तक पुत्र था। उत्पल राज के नाम से प्रसिद्ध है और परमाणु के स्वर्णिम युग की शुरुआत इसके समय में हुई थी। और इसका जो सबसे ज्यादा संघर्ष जो हुआ वो चालुक्य शासक, कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय के साथ में हुआ, जिसे इसने 6 बार पराजित किया। लेकिन 7वें आक्रमण में इसने गोदावरी नदी पार की, इसे बंदी बना लिया गया और फिर बाद में इसकी हत्या कर दी गई। कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को इसने हराया। इंदौर के हुनों को या हुन मंडल को इसने पराजित किया। मेवाड़ के शासक को इसने पराजित किया। एक विद्वानों का एक संघ इसके पास में था, इसमें पद्मगुप्त, परिमल, धनिक, धनंजय, हलायुध, विष्णु, महासेन जैसे विद्वान इसके दरबार में आश्रय प्राप्त करते थे। क्लियर है? क्या किया इन्होंने? धार में मुंज सागर का निर्माण किया। धार में मुंज सागर का निर्माण किया। धार में मुंज सागर का निर्माण किया। पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुध। मुंज की मृत्यु के पश्चात सिंधुराज शासक बना। सिंधुराज शासक
बना, सिंधुराज शासक बना। और इसका शासनकाल है, सिंधुराज का जो शासनकाल है 994 से 1010 ईस्वी के बीच में, 1010 ईस्वी के बीच में। दो विजय अभियान है इसके, ज्यादा महत्वपूर्ण इनका योगदान नहीं है। तो छोटे भाई का क्या कर्तव्य होगा? पहले तो उसने तैलब द्वितीय को परास्त करने की कोशिश की। तैलब द्वितीय को परास्त करने की कोशिश की होगी, बहुत सही बोला आपने। बदला लेने की कोशिश की होगी अपने भाई का। लेकिन अब तुरंत तो, अभी तो भाई की हत्या हुई है तो तुरंत तो वहां जाएगा नहीं, डर भी तो लगेगा, डर भी लगेगा ना। अभी तुरंत वो इंतजार करेगा, सैन्य संगठन मजबूत करेगा, संघ बनाएगा, ये तैयारी तो करना पड़ेगा है। लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की चलती है क्या? नहीं। उस बीच में तैलब द्वितीय चले, वो बचे ही नहीं जिससे इनको बदला लेना था। लेकिन भाई की जगह भाई की जगह भाई हो सकता है। तो उस समय जब हम बात कर रहे हैं तो चालुक्य का जो कल्याणी का चालुक्य शासक है सत्याश्रय, सत्याश्रय मतलब तैलब द्वितीय का वंशज सत्याश्रय। तो इसने क्या किया? चालुक्य शासक सत्याश्रय को पराजित किया, सत्याश्रय को पराजित किया और गुजरात के सोलंकी शासक चामुंड राय को पराजित किया, चामुंड राय को पराजित किया। गुजरात के सोलंकी शासक, जैसे अनिलवाड़ के चालुक्य कहते हैं अपन, ये सोलंकी वंश के लोग थे। तो चामुंड राय को पराजित किया। दो ही महत्वपूर्ण बातें इसके संबंध में, लंबा शासनकाल भी नहीं है इनका। अब हम पढ़ेंगे मालवा का इतिहास, धारा नगरी का इतिहास और राजा भोज। क्योंकि अपन ने देखा कि ये पहले से तो ये बैरी सिंह द्वितीय के समय से धार नगरी थी, वहां पे शासन भी कर रहे थे। लेकिन धारा नगरी जो वर्तमान में जैसे दिख रही है वैसा पुनर्निर्माण किसने किया? राजा भोज ने किया। तो जैसे हम कन्नौज की बात करते हैं, कन्नौज का विकास किसने किया था? कन्नौज किसने बनाया था? ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को घूर के देख रहे हो जैसे मैंने कुछ कर दिया हो जाके। कन्नौज बनाया हर्षवर्धन ने। किसने बनाया? हर्षवर्धन। क्योंकि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक तो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है उत्तर भारत का केंद्र पाटलिपुत्र है। लेकिन 6वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज का उदय हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया? हर्षवर्धन के समय। लेकिन जैसे 647 ईस्वी में हर्ष का शासन समाप्त हुआ, अब कोई केंद्रीय सत्ता बची नहीं। तो आसपास के लोगों ने क्या किया? आसपास जैसे राष्ट्रकूट है, प्रतिहार है, पाल है, इन्होंने सोचा अब हम कन्नौज पर अधिकार कर लेते, तो इसलिए वो संघर्ष होता था। ऐसे धार जो है वो नगरी तो पहले से थी, लेकिन उसे धारा नगरी किसने बनाया? राजा भोज ने बनाया, राजा भोज। स्टोरेज भाग गई है सर। राजा भोज पढ़ेंगे अब हम इसे। राजा भोज या भोज परमार जिसे कहेंगे, राजा भोज या भोज परमार। और इनका शासनकाल 1010 से 1055 ईस्वी, 1010 से 1055 ईस्वी के बीच। कहीं 1000 से 1055 में मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। कौन था राजा भोज?
सिंधुराज का पुत्र, सिंधुराज का पुत्र, सिंधुराज का पुत्र। परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक, कितने अभिलेख मिले हैं इसके? 11 अभिलेख मिले हैं। उसमें बांसवाड़ा अभिलेख, बेटमा अभिलेख, धार अभिलेख, भोजपुर अभिलेख महत्वपूर्ण, उदयपुर प्रशस्ति में इनके विषय में जानकारी मिलती है। तो इनकी जानकारी के स्रोत तो बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। परमार वंश का सबसे प्रतापी एवं महानतम विद्वान नरेश, विद्वान नरेश। महानतम क्यों कहा जाता है? महानतम क्यों कहा जाता है? मतलब कार्य बड़ों इसमें बहुत सारे मंदिरों का हाँ, निर्माण करवाया। चतुर्दिक समृद्धि, सभी क्षेत्रों में विकास, सिर्फ सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध नहीं था। विद्वान भी था, मतलब कवियों का संरक्षक था, स्वयं भी एक अच्छा रचनाकार था। बहुत अधिक युद्ध लड़े इसने, 50 से अधिक युद्ध लड़े। पूरा जीवन जो युद्ध लड़ते लड़ते ही चला गया। आसपास के राज्य परेशान हो गए थे, पता नहीं कब किस पे हमला कर दे, इतने डरे हुए थे। तो उन्होंने इसके विरुद्ध संगठन बनाया और फिर इसको हरा दिया था। मतलब इतने अधिक भयभीत उससे हो गए थे। साथ ही कला के क्षेत्र में महान निर्माता था इसने। भोपाल नगर बसाया, धारा नगरी का पुनर्निर्माण किया, भोजशाला बनवाई, वहां पर भोजताल बनाया, भोजपुर नगर बसाया। ऐसे निर्माण कार्य भी बहुत सारे थे। रचयिता भी था, रचनाएं भी बहुत सारी है इसकी। तो इस कारण इसे महानतम शासकों में गिना जाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इसके निर्माण कार्य। निर्माण कार्य, कौन कौन से निर्माण कार्य किए हैं? तो भोपाल नगर, जिसे आज भोपाल कहते हैं, भोजपाल, पहले क्या था ये? भोजपाल। और दूसरा भोजताल, भोजपाल, भोजताल। भोजपुर नगर, भोपाल, भोज ताल, भोजपुर, ये 3 तो हो गए महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, ये नगर इसने बसाए। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? साइक्लोपियन बांध, साइक्लोपियन बांध, ये किस नदी पर बनाया? बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर। लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे हैं गलती कर देते हैं। किसने गलती की? किसने गलती की? पिकनिक मनाने चले गए थे वहां पर और डूब गए। ये ऐसा बोला जाता है कि जो होशंग शाह, जो होशंगाबाद इधर का जो शासक था, होशंग शाह, इसका जो पुत्र है वो इसमें डूब गया था। उस समय नहीं, उसके भोज परवान के समय में नहीं, बहुत बाद की घटना है ये। उत्तरकालीन खिलजी वंश जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसे। तो उस नदी, उस तालाब में डूब गया था। तो गुस्से में आकर होशंग शाह जो है उसने ये तालाब तुड़वा दिया था। ठीक, बनाया किसने है? भोज ने। इन साइक्लोपियन बांध बेतवा नदी पर, ये भोजपुर के पास में, भोजपुर के पास में। फिर भोजशाला, भोजशाला बनवाया इन्होंने। भोजशाला कहां पर बनवाया? ये धार में। ये क्या चीज है भोजशाला? हाँ जी, भोज यानी खाना होता है। हाँ? हाँ? अरे भोज तो उसका नाम है, यहाँ खाना नहीं है। भोज उसका नाम है और शाला मतलब विद्यालय, विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय था, है। और यहाँ पर क्या किया था उन्होंने? वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की थी, सरस्वती
की प्राण प्रतिष्ठा की थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वाग देवी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। अभी जैसे भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो वैसे इन्होंने क्या किया, वाग देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कहाँ किया था? धार में। धार में किया था, धार में किया था। अब हम इनकी उपाधियां पढ़ लेते हैं। महान शासक है, उपाधियां। उपाधियां, और उपाधियों में इनकी पहली उपाधि है कविराज। कविराज पहली उपाधि कौन सी इनकी? कविराज कहा गया है इसे, कविराज कहा गया है। दूसरे नंबर पे कविराज, इसमें जैसे अबुल फजल, अबुल फजल किसके दरबार में था? अबुल फजल अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में था। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? 1556 से 1605। 1556 से 1605 ईस्वी तक लगभग 50 वर्ष तक इसने एक छत्र भारत पर शासन किया है। और इनका शासनकाल 1010 से 1055, लगभग 500 साल पहले शासन किया उन्होंने अकबर से। लेकिन अबुल फजल इनके बारे में लिखता है कि इनके दरबार में 500 विद्वान रहते थे। कितने? 500। अबुल फजल, ये क्वेश्चन बना है, पीएससी का क्वेश्चन है ये, कि किसने कहा ये कथन कि राजा भोज के दरबार में 500 से अधिक विद्वान थे? तो किसने कहा ये? अबुल फजल ने कहा है। तो मानना पड़ेगा ना अपने, फिर तो अब ये विश्वसनीय बात हो गई है। अबुल फजल के अनुसार इनके दरबार में 500 से अधिक विद्वान थे। तो और इनकी उपाधि क्या थी? कविराज। त्रिभुवन नारायण स्वामी एक उपाधि थी इनकी, त्रिभुवन नारायण स्वामी। तीनों लोकों का स्वामी वो अपने आप को समझता था, आकाश, पाताल और धरती, तीनों लोकों का वो अपने आप को स्वामी मानते थे। कविराज, त्रिभुवन नारायण स्वामी। मालव चक्रवर्ती, मालव चक्रवर्ती, ये उनकी उपाधि थी। और एक उपाधि है सार्वभौम। सार्वभौम जैसी उपाधियां उसकी थी, जैसी उपाधियां थी। रचनाएं पढ़ेंगे अभी। रचनाएं, विविध विषयों जैसे चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य कला, आदि से संबंधित 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की इन्होंने। 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की, और जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला, इस पर एक बुक है इसकी, सम्रांगण, सम्रांगण सूत्रधार। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सम्रांगण सूत्रधार, इसकी रचना स्वयं ने की थी। और काय से संबंधित है ये? स्थापत्य कला। जो सिविल इंजीनियर होते हैं आज भी इस बुक को उतना ही महत्व देते हैं। स्थापत्य कला भवन निर्माण से संबंधित, नक्शा वगैरह कैसे बनाना है, क्या है,
इसकी जानकारी, स्थापत्य कला, सम्रांगण, सूत्रधार। इसी प्रकार चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व, चिकित्सा शास्त्र, इसकी एक बुक है इनकी, आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व, ये भी इनकी बुक है, आयुर्वेद सर्वस्व। इसके अलावा यदि देखें तो अब लिखते चले, बोलते चलता हूं मैं। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, योग सूत्र वृत्ति, राजा मार्तंड, राजा मार्तंड, विद्या विनोद, विद्या विनोद, युक्ति कल्पत्रु, युक्ति कल्पत्रु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप, आदित्य प्रताप सिद्धांत, रस राजा, रस राजा। अब 20 से अधिक तो लिखे हैं, प्रमुख अपन ने लिख लिया। अब स्थापत्य कला की एक बुक लिखी है, सम्रांगण सूत्रधार। कोई बता सकता है कि वास्तुकला के इनकी बुक कौन सी थी? वास्तुकला की, स्थापत्य कला की तो बता दिया मैंने, सम्रांगण सूत्रधार। तो वास्तुकला की कौन सी बुक थी इनकी? वही थी, यही पूछना चाह रहा था मैं। वास्तुकला और स्थापत्य कला दोनों एक ही चीज है ना? नहीं तो कहीं हमने स्थापत्य कला लिखवा दिया और एग्जाम में क्या आ गया, वास्तुकला, और आप बोलोगे ये तो स्थापत्य कला वाली है, वास्तुकला वाली कोई दूसरी होगी, तो नहीं, यही क्या है, वास्तुकला की भी बुक थी। ठीक, अब इनके अभियान यदि हम देखें तो इन्होंने कल्याणी के चालुक्यों, अनहिलवाड़ के चालुक्यों को पराजित किया, चंदेल शासक विद्याधर से पराजित हुआ, विद्याधर से पराजित हुआ। चंदेल शासक विद्याधर ने इसे पराजित किया था, विद्याधर से पराजित हुआ। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू शाही शासक आनंद पाल को भोज ने सैनिक सहायता दी, सैनिक सहायता दी। भोज के सैनिक अभियानों से परेशान होकर शासन के अंतिम वर्ष में गुजरात के
चालुक्य नरेश भीम प्रथम तथा कलचुरी नरेश क्या नाम, लक्ष्मीकर्ण, है ना? लक्ष्मीकर्ण ने एक संघ बनाकर भोज पर आक्रमण किया या मालवा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भोज की मृत्यु हुई। भोज की मृत्यु पर पंडितों को महान दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ, पंडितों को बड़ा दुख हुआ। क्या बोला गया है उसकी मृत्यु पर? एक कहावत है, अष्ट धारा निराधारा। क्या बोला गया है? अष्ट धारा निराधारा। अष्ट धारा निराधारा, निरालंबा सरस्वती। निरालंबा सरस्वती, ये कहावत प्रचलित है। भोज की मृत्यु पर अष्ट धारा, धारा मतलब धारा नगरी जो है अब बिना आधार की हो गई। अब धारा नगरी भी और सरस्वती मतलब विद्वान लोग हैं, वो दोनों कैसे हो गए? बिना आश्रय के हो गए। अब उनका कोई आश्रयदाता नहीं बचा। तो ये कहावत भी पूछा जाता है कि ये किसके बारे में बोला गया है? राजा भोज के बारे में बोला गया। अष्टधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, निरालंबा सरस्वती। सब इनके विषय में ठीक। आगे लिखेंगे इनके उत्तराधिकारी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इनके उत्तराधिकारी कौन थे? कोई भी बता सकता है उत्तराधिकारी? इनके उत्तराधिकारी है जयसिंह प्रथम। जयसिंह प्रथम उत्तराधिकारी जयसिंह प्रथम। अब भोज की मृत्यु के बाद तो जितने भी थे जो संघ बनाकर लड़ रहे थे, वो अकेले भी धारा नगरी को लूटने लग गए, है ना। भीम प्रथम ने उज्जैन को लूटा इनके समय में। भीम प्रथम ने उज्जैन को लूटा। इसके बाद में नरवनमन, अब कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं बचा, नरवर्मन। इसके बाद में अंतिम शासक महलक देव। मालवा का अंतिम शासक कौन? महलक देव। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महलक देव इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? प्रिया को पता होगा, आपको नहीं पता, आपने नहीं बोला, वो नहीं है क्वेश्चन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो नहीं, मैंने बोला ना महलक देव नहीं है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि मालवा को दिल्ली सल्तनत में किसने दिलाया? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अंतिम शासक महलक देव, और महलक देव के समय 1305 ईस्वी में वो अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेलों के शासन को भी, जैजाब भुक्ति को, खजुराहो को भी, बुंदेलखंड को भी दिल्ली सल्तनत में मिलाया था 1305 में ही, और मालवा को भी 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।
5 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया। चलो आज के लिए इतना है। कल हमारे पास में 2 टॉपिक हैं, गुजरात के चालुक्य और मध्य प्रदेश का कलचुरी वंश। मध्य प्रदेश के लिए कलचुरी वंश। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।